हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल। स्वागत है आप सभी का वेदांत क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी? सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। चलिए, आज हम लोग जो है साइंस का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने साइंस के अंदर बायोलॉजी में एक चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है, कोशिका व कोशिका विभाजन, जो कि हमने बहुत ही अच्छे तरीके से उसको पढ़ा है। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, मानव रोग, ह्यूमन डिजीज। ठीक है, तो पहली चीज की शुरुआत में हम पहले तो ये देखेंगे कि मानव रोग कहते किसे हैं और रोग होने के कारण क्या हो सकते हैं, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। और उसके बाद हम धीरे धीरे जो है सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोगों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। चलिए, आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है, ये सेशन रहने वाला है मानव रोग या ह्यूमन डिजीज पे। तो क्या होता है भाई, रोग किसे कहते हैं? ह्यूमन डिजीज के बारे में बात चल रही है, तो पहली चीज तो कि रोग किसे कहेंगे या डिजीज का मतलब क्या होता है। रोग या डिजीज की बात की जाए तो भाई, जैसे कि एक स्वस्थ व्यक्ति है और जब उसकी स्वस्थ व्यक्ति में किसी कारण की वजह से अस्वस्थता आ जाती है, या हम कह दें कि भाई जो आरामदायक स्थिति हमारी होती है, हमारी जो आरामदायक स्थिति है उसी को हम कहते हैं कि भाई हम स्वस्थ हैं। ठीक है, अब उस आरामदायक अवस्था में अगर किसी भी प्रकार की कोई भी रुकावट आ जाती है, तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि हमें कोई ना कोई रोग हुआ है। ठीक है, हम जो इसका ये जो ह्यूमन डिजीज है, रोग की जो ये स्पेलिंग है डिजीज, इसमें भी डिजीज का मतलब क्या होता है। अगर डिजीज की मैं बात करूं तो देखो, ये डिजीज भी दो शब्दों से मिलकर बना है, डिज और इज। डिज का मतलब होता है अनुपस्थित। डिज का मतलब क्या होता है भाई? अनुपस्थित। और इजी का मतलब होता है कि सामान्य आरामदायक अवस्था। कौन सी भाई? सामान्य आरामदायक अवस्था। जब किसी भी कारण से सामान्य हमारी आरामदायक अवस्था में कोई रुकावट आ जाती है, या हम कह दें कि हमारी जो सामान्य आरामदायक अवस्था होती है वो अगर अनुपस्थित हो जाए, एब्सेंट हो जाए, तो उसी को हम क्या कहेंगे? उसी को हम कहेंगे डिजीज, या उसी को हम कहते हैं रोग। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि रोग जो है हमारी शारीरिक अस्वस्थता के कारण ही प्रकट हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। रोग जो है उसके लिए हमारे जो है शरीर का मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना ज़रूरी है, शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होना ज़रूरी है। मतलब स्वस्थ होना, स्वस्थ व्यक्ति हम उसी को कहेंगे जो मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से, है ना। सिर्फ शारीरिक रूप से स्वस्थ होना ही स्वस्थ नहीं कहलाता है। तो जब किसी भी ऐसी अवस्था के कारण या किसी भी ऐसी परिस्थितियों के कारण हमारी मानसिक अवस्था और हमारी शारीरिक अवस्था में कोई अस्वस्थता आ जाती है, तब हम कह सकते हैं कि हमें जो है किसी न किसी प्रकार का रोग हुआ है। अब ये रोग जो है, इस रोग के होने के बहुत से कारण हो सकते हैं। रोग के उत्पन्न होने के कारण, जैसे अगर हम कहें कि अगर हमारा खान-पीन अच्छा नहीं है, अगर कभी-कभी हमने कभी कोई दूषित खाना खा लिया है या दूषित जल पी लिया है, उसकी वजह से भी रोग उत्पन्न हो सकता है। या कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई सूक्ष्म हमारे शरीर में प्रवेश कर जाए और उसकी वजह से भी रोग उत्पन्न हो सकता है। या हमारा कोई पोषण विकार उत्पन्न हो जाए। पोषण विकार का मैं अगर बात करूँ, कि अगर हम संपूर्ण रूप से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा इनका सेवन नहीं कर रहे हैं, हमें पूर्ण रूप से अगर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, पोषण नहीं मिल रहा है, तो उसकी वजह से भी कई सारी डिजीज हो। तो एक रोग होने के, एक डिजीज होने के बहुत से कारण हो सकते हैं। और आज के सेशन के अंदर हम यही सब कुछ देखेंगे कि रोग उत्पन्न होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं। बेसिकली सबसे पहली चीज तो रोग किसे कहेंगे? जब हमारी सामान्य आरामदायक अवस्था में किसी भी प्रकार की रुकावट आ जाए, या ये हमारी सामान्य आरामदायक अवस्था अनुपस्थित हो जाए, तो उसको हम कहते हैं रोग या डिजीज। अब देखिए, पोषण विकार संक्रमण के कारण, भाई पोषण विकार जब हम कोई न्यूट्रिशन कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, लाइक हमारे न्यूट्रिशन में हो सकता है हम कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड खाद्य पदार्थ का यूज नहीं कर रहे हो, या लाइक हम जो है प्रोटीन या वसा से रिलेटेड खाद्य पदार्थ यूज नहीं कर रहे हो, या किसी प्रकार से हमारे अंदर विटामिन की कमी भी हो सकती है ना। तो उनसे होने वाले जो रोग है वो तो होते हैं पोषण विकार वाले रोग। उनसे रोग भाई, पोषण विकार वाले रोग। फिर बात करें संक्रमण के कारण। संक्रमण के कारण का मतलब किसी सूक्ष्म जीवों के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करना और फिर रोग उत्पन्न करना, तो हम कह सकते हैं संक्रमण के कारण उत्पन्न होने वाले रोग। फिर बात करें आनुवांशिक कारणों से, तो भाई आनुवांशिक कारणों की जब बात आ जाती है, तो जाहिर सी बात है कि गुण
से रिलेटेड ही कोई रोग उत्पन्न होगा। या तो गुणसूत्र की संरचना में कोई इसी प्रकार का चेंज आ जाएगा, गुणसूत्र की संरचना में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन आ जाएगा, उससे हमें रोग उत्पन्न हो सकता है। या फिर गुणसूत्र की संख्या में वृद्धि या कमी के कारण रोग उत्पन्न हो सकता है। तो गुणसूत्रों से संबंधित जो रोग होंगे वो होंगे आनुवांशिक कारणों से उत्पन्न होने वाले रोग। तो किसी अंग के क्षतिग्रस्त हो जाने पर, अब देखो 3 कारणों से, या तो पोषण विकार से मतलब हम लोग जो है न्यूट्रिशन सही नहीं ले रहे हैं, या फिर संक्रमण के कारण किसी जीव के हमारे शरीर में प्रवेश करने से, या आनुवांशिक कारणों से यानी गुणसूत्र संरचना या संख्या में परिवर्तन के कारण से। किसी अंग या ऑर्गन के क्षतिग्रस्त हो जाने से जब व्यक्ति सामान्य क्रियाएं कर पाने में सक्षम न हो, तो ऐसी अवस्था रोग या डिजीज कहलाती है। तो यहाँ पर आपको रोग की डेफिनेशन बिल्कुल अच्छे से पता चल गई होगी, साथ ही साथ में उसके कारण भी पता चल गए होंगे कि रोग जो है वो किन कारण से उत्पन्न हो सकते हैं। एक व्यक्ति के स्वस्थ होने के केवल रोगों की अनुपस्थिति से हो नहीं दर्शा सकते। एक व्यक्ति को हम एक व्यक्ति को स्वस्थ इस कारण पे नहीं कह सकते कि भाई उसमें कोई रोग अनुपस्थित है ना। कोई रोग अनुपस्थित हो तो हम उस व्यक्ति को प्रॉपर रूप से स्वस्थ नहीं कह सकते कि पीछे का कारण क्या है, कि भाई रोग के लक्षण हमें नहीं दिख रहे हैं, इसका मतलब रोग अनुपस्थित समझ रहे हैं हम हमारे शरीर में, और हम कह देते हैं कि ये व्यक्ति स्वस्थ है। लेकिन वो व्यक्ति सिर्फ शारीरिक रूप से हमें स्वस्थ दिख रहा है, हम उसके मेंटल स्थिति का पता नहीं कर सकते, यानी वो व्यक्ति मानसिक रूप से किस तरीके से व्यवहार करेगा ये हमें पता नहीं है। तो एक ऐसा व्यक्ति तो शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से अपने आप को स्वस्थ दिखाता है, तो ही तभी हम उस व्यक्ति को कह सकते हैं कि ये एक स्वस्थ है ना, इसी किसी प्रकार का रोग नहीं। एक व्यक्ति के स्वस्थ होने के केवल केवल रोगों की अनुपस्थिति से नहीं दर्शाए जा सकते। शारीरिक या मानसिक एवं सामाजिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होना ही व्यक्ति को रोगी बनाता है। वे शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए, वो व्यक्ति मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए, और सामाजिक रूप से यानी कि समाज के साथ के लोगों के साथ उसका व्यवहार कैसा है, ठीक है, ये सारी चीजें दर्शाती है कि वो एक व्यक्ति जो है रोगी नहीं है, निरोगी। सिर्फ हम शारीरिक कारणों को ही जो है रोग के अंदर शामिल नहीं कर सकते। क्लियर हुआ यहाँ पे? अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रोग उत्पन्न होने के कारण क्या-क्या हो सकते हैं। अब देखिए, मानव रोग पर हम चर्चा कर रहे हैं, ह्यूमन डिजीज हम पढ़ रहे हैं, तो ह्यूमन डिजीज जो है वो 2 प्रकार की हो, यानी ह्यूमन डिजीज की हम बात करें, मानव रोग की हम बात करें, तो भई वो रोग किस समय हो रहा है। उस समय के आधार पे जो है मानव रोग को हम 2 भागों में बाँटकर पढ़ेंगे। पे पहला भाग आता है एक ऐसे रोग जो कि जन्मजात है। बच्चे ने जब जन्म लिया है उसी समय से अगर उसके शरीर में किसी प्रकार का रोग है, ऐसे रोग कहलाते हैं जन्मजात रोग, या जिसे कहते हैं कोग्रेंशियल डिजीज। क्या कहेंगे? कोग्रेंशियल डिजीज। और एक ऐसे रोग जो कि उपार्जित रोग होते हैं, यानी बच्चे के जन्म लेने के पश्चात जब वो बच्चा जब जन्म ले लेता है और जैसे जैसे वो पर्यावरण के संपर्क में आता है, तब अगर उसको किसी प्रकार का रोग होता है तो उसको कहेंगे हम उपार्जित रोग। क्या कहेंगे? उपार्जित रोग, या इसे कहेंगे एक्वायर्ड डिजीज। क्या कहेंगे? एक्वायर्ड डिजीज। तो एक रोग होते हैं जन्मजात, जो बच्चे के जन्म के समय से ही बच्चे के शरीर में होते हैं। एक होते हैं जब बच्चा जन्म लेने के बाद में पर्यावरण से अगर कोई रोग उसके अंदर होता है, तो होता है उपार्जित रोग या एक्वायर्ड डिजीज। जन्मजात रोग, ऐसे रोग जो बच्चे में जन्म से ही पाए जाते हैं वो जन्मजात रोग कहलाते हैं। सामान्यतः ऐसे रोगों की श्रेणी में हम किसको रखेंगे भाई? आनुवांशिक रोग। मैंने आपको पहले ही बताया कि जेनेटिक डिजीज जो है वो डेफिनेटली गुणसूत्र से रिलेटेड होती है, क्रोमोसोम से रिलेटेड होती है। या तो गुणसूत्र की संरचना में किसी प्रकार का परिवर्तन होगा, या गुणसूत्र की संख्या में किसी प्रकार का परिवर्तन होगा, तो उनसे जो उत्पन्न होते हैं वो रोग होते हैं आनुवांशिक रोग। और आनुवांशिक रोग जो है बच्चे के अंदर हमेशा पेरेंट से ही आते हैं। तो जन्म के समय से जो रोग उत्पन्न होंगे वो रोग क्या कहलाते हैं भाई? उस श्रेणी के अंदर हम किन किन रोगों को रख सकते हैं? उस श्रेणी के अंदर हम रखेंगे आनुवांशिक रोग। ठीक है? चलिए, अब उपार्जित की रोगों की बात करें तो यहाँ आप लिख सकते हो ऐसे रोग जो बच्चे में ऐसे रोग जो बच्चे में जन्म के पश्चात पर्यावरण में पर्यावरण के संपर्क में आने पर पर्यावरण के संपर्क में आने पर उत्पन्न होते हैं आने पर उत्पन्न होते हैं। तो ऐसे रोग क्या कहलाएंगे भाई? ऐसे रोग कहलाएंगे उपार्जित रोग। ठीक है?
अब जब आनुवांशिक रोग की बात आ रही है, तो आनुवांशिक रोग को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक कहलाता है मेंडेलियन विकार और एक कहलाएगा गुणसूत्रीय विकार, है ना। मेंडेलियन विकार क्या होगा? जब गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन हो। गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन के कारण जो आनुवांशिक रोग उत्पन्न होते हैं, याद रखिएगा, ये लाइन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहती है कि भाई गुणसूत्र में संख्या, गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन, गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन से जो रोग उत्पन्न होता है, जो आनुवंशिक रोग उत्पन्न होता है, वो कहलाते हैं मेंडेलियन विकार। क्या कहलाते हैं भाई? मेंडेलियन विकार कहलाते हैं। और ऐसे रोग के अंदर हम किन किन रोगों को पढ़ेंगे अगर इसके एग्जाम्पल दिए जाए, तो लाइक जैसे हीमोफीलिया रोग जो होता है, हीमोफीलिया रोग एक प्रकार का मेंडेलियन विकार है। वर्णांधता यानी ब्लाइंडनेस, वर्णांधता ब्लाइंडनेस भी जो है वो एक प्रकार की क्या है भाई? मेंडेलियन विकार है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक दूसरे प्रकार का आनुवंशिक रोग होता है जिसे कहते हैं गुणसूत्रीय विकार। ये जो गुणसूत्रीय विकार है, इसमें इसमें गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन होगा। लाइक जैसे कभी कि हम बात करें कोई 15वीं जोड़ी का जो गुणसूत्र होता है, उसमें एक गुणसूत्र की संख्या बढ़ जाती है या कहीं पर एक गुणसूत्र की संख्या घट जाती है। तो ऐसे गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन या तो उसकी वृद्धि से या उसकी कमी से, उनसे उत्पन्न होने वाले रोगों को हम कहेंगे गुणसूत्रीय विकार। तो देखो, गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन से होने वाले रोग गुणसूत्रीय विकार रोग कहलाते हैं। और ऐसे रोगों का अगर हम एग्जांपल दें तो जैसे कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया। भाई जो डाउन सिंड्रोम है वो 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में परिवर्तन के कारण होता है। अब ये क्या है डाउन सिंड्रोम, क्या है ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम? जब एक एक करके हम सारे रोगों को पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको ये सारी चीजें डिटेल से बताऊंगी। फिलहाल हम जो है एक सामान्य से परिचय ले रहे हैं कि मानव में रोग जो है किस तरीके से, किस किस प्रकार से उत्पन्न हो सकते हैं। तो जन्मजात रोग हमने पढ़ लिए हैं। और जन्मजात रोग के बाद में अब हम देखते हैं कि उपार्जित रोग या जो है एक्वायर्ड डिजीज किसे कहेंगे। उपार्जित का मतलब क्या होता है? जब आप बाहरी रूप से किसी को अडॉप्ट करते हो, बाहरी रूप से किसी को ग्रहण करते हो, तो वो कहलाती है उपार्जित। ठीक है। उपार्जित रोग जन्म लेने के बाद के शरीर में होने वाले रोग, है ना, से हम कहेंगे एक्वायर्ड डिजीज। ठीक है। अब ये एक्वायर्ड डिजीज भी जो है ये दो प्रकार की होती है। ये उपार्जित रोग भी दो प्रकार के होंगे। एक होंगे जिन्हें कहेंगे संक्रामक रोग, एक होंगे जिन्हें कहेंगे संक्रामक रोग या जिसे कहेंगे कॉन्टेजियस डिजीज। और एक होगी जिसे कहेंगे गैर संक्रामक रोग, जिसे कहेंगे नॉट कॉन्टेजियस। ठीक है। एक तो होता है कॉन्टेजियस यानी संक्रामक रोग, एक होता है नॉन कॉन्टेजियस यानी कि गैर संक्रामक रोग। ठीक है। अब जो ये गैर संक्रामक रोग है, नाम से ही पता चल रहा है कि एक व्यक्ति से व्यक्ति में नहीं फैलेगा। और बात करें संक्रामक रोग की, संक्रामक रोग का मतलब है जब रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में रोग के रोगाणु पहुंच जाए तो वो रोग कहलाता है संक्रामक रोग। तो यहाँ पर ये उपार्जित रोग जो है मेनली हम दो प्रकार से पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम संक्रामक रोग के रूप में यानी कॉन्टेजियस डिजीज के रूप में, और एक हम पढ़ेंगे असंक्रामक रोग के रूप में यानी कि नॉन कॉन्टेजियस के रूप में। संक्रामक रोग रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में सूक्ष्म जीवों के द्वारा फैलते हैं। ऐसे रोग जो रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में सूक्ष्म जीवों के द्वारा फैलाए जाने वाले रोग जो है वो तो कहलाएंगे आपके क्या? संक्रामक रोग। ठीक है। और गैर संक्रामक रोग रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में नहीं फैलते हैं, वो कहलाते हैं गैर संक्रामक रोग। समझ में आ गई बात? जैसे अगर मैं बात करूँ हार्ट अटैक वगैरह हुआ, है ना, हार्ट अटैक वो किस में आएगा भाई? गैर संक्रामक रोग में आएगा, क्योंकि ये रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में नहीं फैलता। लेकिन जैसे अगर मैं बात करूँ नॉर्मल सी जुखाम की मैं बात करूँ, या जैसे अभी कोरोना वायरस चला था उसकी हम बात करें, तो वो एक रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में पहुंच सकता है। तो ये जो रोग होने वाला है वो कौन सा है भाई? संक्रामक रोग। जितनी भी वायरस जनित रोग है, जितने भी जीवाणु जनित रोग हैं, मतलब सूक्ष्म जीवों से होने वाले जो रोग है वो सभी के सभी संक्रामक रोग की श्रेणी के अंदर आएंगे। और गैर संक्रामक की मैं बात करूं तो पर्टिकुलरली हम आनुवांशिक रोगों को रख सकते हैं। आनुवांशिक रोग जो है वो गैर संक्रामक रोग हो कहलाएंगे। या लाइक हम कह सकते हैं जैसे हार्ट अटैक वगैरह, ये वाले जो रोग है, हार्ट डिजीज मतलब हृदय से संबंधित जितने भी रोग है वो सारे गैर संक्रामक रोग के अंदर आएंगे। क्लियर हो गई ये बात? चलिए, अब आगे देखते हैं कि ये जो रोग उत्पन्न हुए, ये रोग उत्पन्न होने का हमें लगता है इतना आसान है। हम किसी के बाहरी लक्षण
या उसके शरीर में जो बाहरी परिवर्तन हो रहे हैं उसको देख के हम कह देते हैं कि इसको ये रोग हुआ है। लेकिन इस रोग मतलब इस रोग को उत्पन्न कैसे किया जा रहा है, यहाँ पर हमें कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी पढ़नी है रोग से संबंधित कि भाई रोग वाहक क्या होता है, रोग कारक क्या होता है, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, चलिए एक एक करके हम सारी टर्मिनोलॉजी को देखते हैं यहाँ पर जो कि रोग से संबंधित है। तो रोग से संबंधित हम सबसे पहले देखेंगे रोग कारक, या जिसे कहते हैं फैदोंग। रोग कारक या फैदोंग, नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे जीव जो रोग फैलाने का काम करते हैं या रोग उत्पन्न करने का काम करते हैं, जिसके द्वारा ये रोग उत्पन्न हो रहा है, वो कहलाएंगे रोग कारक या जिसे कहेंगे फैदोंग। फैदोंग का मतलब है कि ये सामान्यतः सूक्ष्म जीव होते हैं। अब सूक्ष्म जीव की अगर मैं बात करूं तो आप सभी को पता है कि सूक्ष्म जीव क्या क्या हो सकते हैं। सूक्ष्म जीव की हम बात करें तो लाइक बैक्टीरिया सूक्ष्म जीव है। बैक्टीरिया यानी जीवाणु एक सूक्ष्म जीव है। लाइक बात करें वायरस, वायरस यानी विषाणु, विषाणु एक सूक्ष्म जीव है। लाइक बात करें फंजाई, फंजाई यानी कवक, ये भी एक सूक्ष्म जीव है। लाइक बात करें एल्गी, एल्गी यानी शैवाल, ये भी एक सूक्ष्म जीव है। तो भाई बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, एल्गी, ये सभी की सभी क्या है, सूक्ष्म जीव है। ठीक है, तो जिन सामान्यतः सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे कि अगर बात की जाए प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया का रोग कारक है। ये जो प्लाज्मोडियम है ये एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है और ये एक प्रकार का प्रोटोजोआ सूक्ष्म जीव है। क्या है भाई, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव को जिस वर्ग के अंदर रखा जाता है, जिस श्रेणी के अंदर रखा जाता है, वो है प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ वर्ग का ये जीव है प्लाज्मोडियम, जो मलेरिया रोग उत्पन्न करता है। तो भाई प्रोटोजोआ वर्ग के जीव भी क्या कहलाएंगे भाई, सूक्ष्म श्रेणी के अंदर आएंगे। तो मेनली हम कह सकते हैं कि रोग कारक वो हुए जो कि रोग उत्पन्न करते हैं, और रोग उत्पन्न करने वाले कौन हो सकते हैं भाई, सूक्ष्म जीव हो। चलिए, तो उन्हें क्या कहेंगे, रोग कारक या फैतोम कहेंगे। फिर बात करते हैं रोग वाहक। रोग वाहक ये जो ये सूक्ष्म जीव है, लाइक जैसे ये प्लाज्मोडियम है, ये डायरेक्ट मनुष्य के शरीर में नहीं जाता है, और ये अपना जीवन भी किसी और के शरीर में देकर पूर्ण करता है। तो मतलब रोगवाहक या हम जो है वेक्टर उनको कहेंगे, क्योंकि रोगाणु जो होते हैं भाई, ये जो रोग कारक है इनको रोगाणु भी कहते हैं। ये रोग कारक को ही क्या कहा जाता है, रोगाणु कहा जाता है, इन्हीं को फैदों कहा जाता है। तो एक ऐसे जीव जो रोगाणु को अपने शरीर के अंदर मतलब अपने शरीर के अंदर रखते हैं, और जब वो जीव किसी मनुष्य के शरीर पर पहुंचते हैं किसी भी रीजन से, जैसे मैं मच्छर की बात करूं, अगर मच्छर काटता है भाई उसकी लार हमारे शरीर के अंदर जाती है और फिर ये प्लाज्मोडियम जीवाणु हमारे शरीर के अंदर चला जाता है। प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ एक कोशिका ये हमारे शरीर के अंदर चला जाता है। तो भाई रोगवाहक वो हुए जो रोगाणु को अपने शरीर के अंदर रखते हैं, या ऐसे कह दो कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर तक रोगाणु या रोग कारक को पहुंचाने का काम जो करते हैं वो होते हैं रोगवाहक। क्या होते हैं भाई, रोगवाहक होते हैं। तो रोगवाहक या वेक्टर किसे कहेंगे, ये किसी रोग कारक को अपने शरीर में भोजन व आवास प्रदान करते हैं तथा रोग कारक के प्रसार में सहायता करते हैं। जैसे अगर हम बात करें ये जो मलेरिया रोग होता है, अभी अपन ने एक एग्जांपल देखा है मलेरिया रोग, ये होता किसके कारण है, प्लाज्मोडियम जीवाणु के कारण। अब ये जो प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव है, ये जो सूक्ष्म है, ये एक मच्छर के शरीर में, मादा एनाफ्लीज मच्छर, किसके शरीर में भाई, मादा एनाफ्लीज मच्छर, मादा एनाफ्लीज मच्छर जो है उसके शरीर में रहकर ये अपना जीवन पूर्ण करता है। मतलब अपना जीवन चक्र जो है इस मादा एनाफ्लीज मच्छर के शरीर में ही करता है। जब ये मादा एनाफ्लीज मच्छर हमारे किसी स्वस्थ मनुष्य के शरीर पे काटती है, तो इसके डंक से जो है ये लार जो है हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है, और उसी समय ये प्लाज्मोडियम जीवाणु हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करेगा और मलेरिया रोग को उत्पन्न करेगा। तो भाई रोग कारक तो कौन है, रोग उत्पन्न करने वाला तो है प्लाज्मोडियम, और लेकिन इस प्लाज्मोडियम को हम कह सकते हैं कि इस प्लाज्मोडियम को आश्रय कौन दे रहा है, इस प्लाज्मोडियम को आश्रय दे रहा है मादा एनाफ्लीज मच्छर। तो यहाँ पर ये जो मादा एनाफ्लीज मच्छर है ये क्या हो गई भाई, रोग वाहक हो गई, ये हो गई वेक्टर। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया रोग कारक और रोग वाहक क्या होते हैं। आगे देखिए, आगे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट देखो यहाँ पर इसका एग्जांपल कि भाई मादा एनाफ्लीज मच्छर मलेरिया के रोग कारक प्लाज्मोडियम की रोगवाहक है। ठीक है, तो रोग कारक और रोगवाहक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए वाहक क्या होते हैं, कैरियर क्या होते हैं।
ये किसी रोग कारक को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने का कार्य करते हैं। जैसे अगर बात करूं मैं सीसी मक्खी जो है वो हैजा की वाहक है। हैजा रोग जो होता है ना वो किस कारण से होता है? हैजा रोग होता है दूषित भोजन या दूषित जल के कारण। हैजा रोग का संक्रमण जो है दूषित भोजन व दूषित जल के कारण होता है। ठीक है। अब ये मक्खी क्या करती है, इस मक्खी के शरीर के अंदर जो है हैजा रोग को फैलाने वाले सूक्ष्म, ये मक्खी जैसे ही किसी ये मक्खी जैसे ही किसी भोजन या जल के अंदर प्रवेश करेगी तो वहां इस रोगाणु को छोड़ देगी जो हैजा को फैलाता है। ठीक है। तो हैजा का रोग कारक होता है विब्रियो कॉलोरी। हैजा का रोग कारक होता है विब्रियो कॉलोरी। जो विब्रियो कॉलोरी होता है, विब्रियो कॉलोरी एक प्रकार का रोग कारक है, और उस रोग कारक को जो है भोजन या जल तक पहुंचाने का काम किसका है भाई? इस सीसी मक्खी का है। इस कारण से सीसी मक्खी को कहते हैं वाहक। क्या कहते हैं भाई? कहते हैं वाहक। ठीक है। तो ये जैसे किसी भोजन यानी किसी खाद्य पदार्थ के ऊपर बैठेगी और वहां उस रोग वाहक को छोड़, अपने शरीर के अंदर नहीं रखती है, बस अपने शरीर पर उस रोग कारक को लेके जाती है। देखो ध्यान से समझना, एक वाहक और रोग कारक में क्या अंतर है। अगर हमने अभी जैसे अभी पढ़ा है रोग वाहक, तो रोग वाहक तो क्या करता है, रोग फैलाने वाले जीव को अपने शरीर के अंदर आश्रय देता है। ठीक है, तो वो तो हो गया रोग वाहक। लेकिन जो वाहक होता है, ओनली वाहक होता है, वो शरीर के अंदर उसको आश्रय नहीं देता है, बस अपने शरीर पर उसको रखता है। और अपने शरीर को जैसे ही ये मक्खी इस खाद्य पदार्थ पे बैठेगी, इस भोजन पे बैठेगी, तो यहाँ से इसके शरीर से ये रोग कारक उतरकर उस भोजन पर आ जाएगा। और इस भोजन को जब कोई स्वस्थ व्यक्ति ग्रहण करेगा तो फिर उसके अंदर, उसके शरीर में जो है इस हैजा का रोग वाहक जो है वो मतलब इस रोगाणु जो है इस हैजा का वो प्रवेश कर जाएगा। तो यहाँ पर रोग कारक को सिर्फ एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने का काम किया गया है, और वो वही क्या कहलाते हैं? वाहक कहलाते हैं, कैरियर कहलाते हैं। ठीक है। आगे देखो, आगे एक और होता है इसके अंदर आशय। आशय जिसे कहते हैं रिसीवर। रिसीवर का क्या मतलब है? ऐसे जीव जो किसी रोग कारक को अपने शरीर पर आवाज तो प्रदान करते हैं, लेकिन स्वयं इससे प्रभावित नहीं होते हैं। अब ये रोग कारक को अपने शरीर के अंदर रखते हैं, लेकिन इनके शरीर पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तथा अप्रत्यक्ष रूप से रोग कारक फैलाने में सहायता करते हैं। जैसे अगर हम बात करें फल चमगादड़ जो है वो निपा वायरस का आश्रयदाता है। निपा वायरस की आश्रयदाता कौन है भाई? वो है फल चमगादड़। चमगादड़ के शरीर पे जो है ये जो है निपा वायरस जो है ये रहता है, निपा वायरस। ठीक है। तो यहाँ पर ये सिर्फ उसको आश्रय देने का कार्य कर रही है, बाकी इस चमगादड़ को उससे कोई नुकसान नहीं पहुंच। तो कुछ ऐसे भी होते हैं जिसे कहते हैं आश्रय। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमने रोग कारक के बारे में समझा। रोग कारक यानी फायदों, जिसे रोगाणु भी कहते हैं, वो क्या होते हैं? जो रोग उत्पन्न करते हैं। रोग वाहक जो रोग कारक को अपने शरीर में आश्रय देते हैं, और अपने शरीर में रखते हुए ही वो किसी स्वस्थ मनुष्य के शरीर तक उसको पहुंचाने का काम करते हैं, वो होते हैं रोग कारक। वाहक क्या होते हैं? वाहक होते हैं जो रोग कारक को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम करते हैं। डायरेक्टली अगर हम बात करें तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर में प्रवेश नहीं करवाते हैं वाहक, सिर्फ रोगाणु को क्या करते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाने का काम करते हैं। आशय की बात करें तो जिसके शरीर पर एक रोगाणु अपना जीवन चक्र पूरा करता है शरीर के बाहर, शरीर के अंदर नहीं, शरीर के बाहर। तो इस फल चमगादड़ के शरीर पे होता है जैसे निपा वायरस, तो ये इसके शरीर पर रहकर अपना आश्रय पूर्ण करता है। ठीक है, तो वो कहलाता है आशय या रिश्वर। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे एक शब्द आता है इंटरफेरोन। इंटरफेरोन किसे कहते हैं? जब भी कोई वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करता है, जब भी कोई विषाणु हमारे शरीर में प्रवेश करता है, या हम कह सकते हैं कि जब हम वायरस से संक्रमित होते हैं, तो हमारी कोशिकाओं के द्वारा स्थापित प्रोटीन से बना पदार्थ जो इनके संक्रमण को बढ़ने से रोकता है। तो उस समय हमारे शरीर की कोशिकाएं क्या करती है? एक पदार्थ रिलीज करती है जो कि प्रोटीन से निर्मित होता है, और ये पदार्थ ही क्या है भाई? ये है इंटरफेरोन। क्या है? इंटरफेरोन। तो इंटरफेरोन एक प्रोटीन से बना पदार्थ होता है जो कि हमारे शरीर में वायरस के संक्रमण के दौरान हमारे शरीर में ज़्यादा बनने लगता है, ताकि इस वायरस से हमारी क्या हो सके? सुरक्षा हो सके, संक्रमण से हमारा क्या हो सके? बचाव हो सके। तो इंटरफेरोन एक प्रकार का प्रोटीन पदार्थ है। क्या है? प्रोटीन पदार्थ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं हम लोग कि टीकाकरण क्या होता है। अब भाई जैसे रोग उत्पन्न होते हैं, रोग होते हैं, तो रोग के लिए कुछ वैक्सीन्स बनी हुई है, टीके के रूप में हमें मिलती है, कुछ ऑरली वैक्सीन हम लोग लेते हैं।
तो अब हम पढ़ेंगे कि भाई टीकाकरण क्या है। टीकाकरण में भी हम पढ़ेंगे टीके भी 2 प्रकार से होते हैं ना, और आजकल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो है इन्हीं को लेके बन रहे हैं। आजकल मेडिसिन्स को लेके ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, किस रोग के लिए कौन-सी मेडिसिन यूज़ की जा रही है, किस रोग के लिए कौन-सा टीका यूज़ किया जा रहा है ना। अब हम देखेंगे टीकाकरण क्या होता है। ये रोगों के प्रति प्रतिरोधक प्रतिरोधक उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने में सहायक होते हैं ना। ये रोगों के प्रति प्रतिरोधकता उत्पन्न करने में सहायक वैक्सीनेशन होते हैं। और टीके मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एक्टिव वैक्सीन, जिसे कहते हैं सक्रिय टीका। एक्टिव वैक्सीन जिसे कहेंगे सक्रिय टीका, और एक कहेंगे इनएक्टिव वैक्सीन जिसे कहेंगे निष्क्रिय टीका। अब क्या है ये सक्रिय टीका और निष्क्रिय टीका? जिस जीव के कारण या जिस रोग कारक के कारण हमारे शरीर में, तो अगर उसके मृत शरीर के कुछ अंशों को टीके के अंदर रख, मतलब मृत शरीर का अंश लिया जाता है ना, जिसके कारण रोग उत्पन्न हो रहा है। जैसे अगर हम बात कर ले प्लाज्मोडियम की, अभी हमें हमने जस्ट जो है एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम का ही देखा, तो यहाँ पर भी मैं वापस उसी का उदाहरण लेके आपको समझ कि जो प्लाज्मोडियम ये जो प्लाज्मोडियम है, इस प्लाज्मोडियम शुक्राणु का शरीर जब मृत हो जाता है, ये मृत शरीर के अंशों को जो है इंजेक्शन के रूप में हमारे शरीर में प्रवेश करवा दिया जाता है। तो हमारे शरीर में जब ये मृत अंश किसी हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, तो हमारे शरीर में उस लड़ने के प्रति जो है एंटीबॉडी उत्पन्न हो जाती है। उस मृत शरीर के रोग कारक के मृत शरीर के अंशों को पहचान कर उसी प्रकार की हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी बढ़ने लगती है। तो दोबारा क्या होता है कि जब इस प्रकार का कोई जीव हमारे शरीर में प्रवेश करेगा, तो पहले से उस को पहचानने के लिए हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनी हुई रहेगी। तो जब रोग कारक के मृत अंशों को हमारे शरीर में इंजेक्शन के रूप में प्रवेश करवाते हैं, तो वो तो कहलाता है सक्रिय टीका। क्या कहलाता है भाई? सक्रिय टीका कहलाता है, ठीक है। तो इसमें सक्रिय टीका के लिए देखो कि इसमें किसी रोग कारक को निष्क्रिय या मृत अवस्था में शरीर में डाला जाता है, और ये इंजेक्शन के रूप में ही डाला जाता है, ठीक है। इंजेक्शन में जो फ्लूइड भरा होता है, जो द्रव भरा होता है, उस द्रव के अंदर इसके रोग कारक के क्या होते हैं? मृत अंश होते हैं, जिससे हमारे शरीर में उस रोग कारक के प्रति एंटीबॉडी निर्मित हो जाती है। जब भविष्य में कभी इसी प्रकार का, जैसे भाई प्लाज्मोडियम जीवाणु, इसके जब मृत अंश को हमारे शरीर में डाला गया है, तो नेक्स्ट टाइम कभी भी भविष्य में ऐसा हुआ कि हमें मारा एनाफिलिस मच्छर ने काटा और हमारे शरीर में प्लाज्मोडियम प्रवेश करा, तो इस प्लाज्मोडियम की पहचान करने के लिए पहले से ही हमारे शरीर में क्या बनी हुई रहेगी भाई? एंटीबॉडी बनी हुई रहेगी, ठीक है। ताकि हम जल्दी से क्या कर सकें, इनको पहचान कर इनको नष्ट कर सकें। हमारी शरीर की जो एंटीबॉडी है, इनको पहचान कर इनको नष्ट कर दे और हमारी उससे क्या कर दे? सुरक्षा कर दे। या हम कह सकते हैं कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि कर देगी, जब पहले से इसकी पहचानने वाली एंटीबॉडी हमारे शरीर के अंदर होगी। ये रोग जीवन रोग से सुरक्षा प्रदान करता है। ये जो टीके होते हैं सक्रिय टीके, एक्टिव वैक्सीन, आपको पता है कुछ टीके ऐसे हैं जो बच्चे के जन्म से लेकर बच्चे के 9 माह तक या 12 माह तक की उम्र तक जो है चलते रहते हैं, ठीक है ना। समय समय पे टीके लगाए जाते हैं। कुछ टीके तो बच्चे के जन्म के 12 घंटे के भीतर भीतर लगाए जाते हैं, कुछ 3 महीने में लगाए जाते हैं, कुछ 6-9 महीने में। हम सारे टीके पढ़ेंगे कि कौन से टीके किस समय में लगाए जाते हैं। वो टीके बच्चे के जन्म से ही लगाना इसलिए शुरू हो जाते हैं कि भविष्य में प्रकार के ऐसे जीवाणु इसके शरीर में प्रवेश करें, जीवाणु नहीं मतलब सूक्ष्म या रोग कारक प्रवेश करे, तो बच्चे के शरीर में पहले से उससे लड़ने की एंटीबॉडी उसमें होनी ज़रूरी है, ठीक है? चलिए, जैसे कि पोलियो वैक्सीन, तो देखो पोलियो वैक्सीन बच्चे के जन्म के समय में भी दी जाती है, बच्चे के 12 घंटे के अंदर भी दी जाती है, और फिर इसको जो है 5 वर्ष की उम्र तक 3 डोज़ के रूप में दी जाती है। तो ये पोलियो वैक्सीन बच्चे के शरीर में पहले इसलिए ही दी जा रही है ताकि कभी भी में इसका जो को फैलाने वाला जो इसका सूक्ष्म होता है, वो सूक्ष्म पोलियो वायरस होता है। वही पोलियो वैक्सीन है, ये वायरस जनित रोग है, तो इसको फैलाने वाला जो वायरस है, वो भविष्य में कभी किसी बच्चे के शरीर में प्रवेश करे, तो उससे लड़ने की पहले ही बॉडी उस बच्चे में बनी होती है, ठीक है? तो सक्रिय टीके का मतलब समझ में आ गया? सक्रिय टीके का मतलब आपको यही समझना है, वो रोग फैलाने वाला है, वो रोग फैलाने वाला रोग कारक है, उसी के शरीर के मृत अंशों को हमारे शरीर के अंदर इंजेक्शन के में यानी फ्लूइड या द्रव में उसके मृत अंशों को डालकर और फिर हमारे शरीर में प्रवेश करवाया जाता है, ताकि उससे हमारे शरीर में पहले से ही कारक को पहचानने की क्या बन जाती है? एंटीबॉडी बन जाती है, या उस रोग कारक से लड़ने की पहले से ही हमारे शरीर में क्या बन जाती है? एंटीबॉडीज बन। क्लियर हुआ यहाँ पे? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बात करते हैं निष्क्रिय टीका यानी इनएक्टिव वैक्सीन क्या होती है।
इनएक्टिव वैक्सीन की कहे तो इसमें पहले से तैयार एंटीबॉडी को हमारे शरीर में प्रवेश कराया जाता है। यानी इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो रोग फैलाने वाला रोग कारक है, जो फेदोंग है, उनको हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कराया जाता है। प्रयोगशाला के अंदर उन फेदोंग से लड़ने वाली एंटीबॉडीज को निर्मित किया जाता है और उन एंटीबॉडीज को हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करवाया जाता है। ऐसे टीके कहलाते हैं निष्क्रिय टीके, यानी इनएक्टिव वैक्सीन। ठीक है। एक देखो, सक्रिय टीके और निष्क्रिय टीके में एक अंतर और आप कर सकते हैं। सक्रिय टीके की मैं बात करूं तो इसमें एंटीबॉडी हमारे शरीर के अंदर बनती है, जबकि निष्क्रिय टीके में एंटीबॉडी को पहले शरीर से बाहर बना लिया जाता है और उसके बाद एंटीबॉडी को हमारे शरीर में प्रवेश करवाया जाता है। ये अंतर है, ये मेजर डिफरेंस है इन दोनों। ये कम समय तक रोग के प्रति सुरक्षा प्रदान करती है। कारण जैसे टिटनेस वैक्सीन, टिटनेस का टीका जो लगता है तो टिटनेस के टीके में हमारे शरीर के अंदर रोग कारक से लड़ने वाली एंटीबॉडी को प्रवेश करवाया जाता है। यानी इसके इंजेक्शन में जो वो फ्लूइड होगा, इसके इंजेक्शन में जो वो द्रव होगा, उस द्रव के अंदर एंटीबॉडी होगी इस टिटनेस से, टिटनेस रोग के रोग कारक से। इसका जो ये जो टिटनेस है, इसका रोग कारक होता है माइक्रोबैक्टीरियम टिटेनी। इसका रोग कारक कौन है भाई? माइक्रोबैक्टीरियम टिटेनी। इस रोग कारक से लड़ने के लिए जो एंटीबॉडी होती है, उस एंटीबॉडी को प्रयोगशाला में पहले बाहर ही बना लिया जाता है और फिर इंजेक्शन में फ्लूइड में इस एंटीबॉडी को भरकर हमारे शरीर के अंदर टीके में प्रवेश करवाया जाता है। क्लियर हो गया यहाँ पे? चलिए, तो ये टीकाकरण आपको समझ में आ गया होगा। सक्रिय टीका क्या होता है, निष्क्रिय टीका क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं हम लोग कि एंटीजन क्या है, एंटीबॉडी क्या है, और फिर हम देखेंगे रोग कितने प्रकार से होता है। भाई, रोग के फैलने के आधार पे या रोग के प्रसार के आधार पे हम देखेंगे कि रोगों के प्रकार क्या क्या होते हैं, कौन सी बीमारी है या कौन सा रोग है जो महामारी के रूप में फैलेगा। ये सारी चीजें हम जो है अब पढ़ने वाले हैं। अब देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे एंटीजन। एंटीजन क्या होते हैं? पहली चीज तो एंटीजन और एंटीबॉडी ये दोनों ही प्रोटीन है। क्या है भाई? प्रोटीन है, ये याद रखिएगा, सबसे मेन चीज ना। एंटीजन वे बाहरी पदार्थ जो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यूनिटी सिस्टम को सक्रिय कर दे, एंटीजन कहलाता है। ये सजीव या निर्जीव भी हो सकता है। सजीव या निर्जीव भी हो सकता है, मतलब जैसे सूक्ष्म हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो लाइक एंटीजन के रूप में प्रवेश करते हैं, कि जैसे ही वो हमारे शरीर के अंदर जाएंगे और हमारे इम्यूनिटी प्रभावित करेंगे, यानी हमारी प्रतिरोधक क्षमता को प्रभावित करेंगे। जब भी कोई सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में जाता है तो उसका सबसे पहला सिम्टम्स जो हमारे शरीर में दिखाई देता है, या सबसे पहला लक्षण जो दिखाई देता है, कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है, हमारा शरीर हल्का हल्का गर्म होने लगता है। ये पहला सिम्टम्स है किसी का हमारे शरीर में प्रवेश करने पर। तो यहाँ पर कि भाई वो हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा क्यों? कि हमारी प्रतिरोधक क्षमता यानी यानी हमारी इम्यूनिटी पावर को उसने अटैक किया है। जब भी कोई जीव, चाहे फिर वो सजीव हो चाहे निर्जीव हो, सजीव की मैं बात करूं, जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं, लाइक वायरस, लाइक बैक्टीरिया, लाइक एल्गी, लाइक शैवाल, लाइक प्रोटोजोआ वर्ग के जीव, तो जितने भी ये जो जीव होते हैं, ये सजीव है और ये जब हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तब हमारे शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम प्रभावित करते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करते हैं। और अगर मैं बात करूं निर्जीव की, तो निर्जीव में जैसे हम धूल मिट्टी के कणों को ले लें, धूल मिट्टी के कणों से, भाई आपने सुना होगा अक्सर लोग जैसे कहीं पे डस्ट उड़ रही है तो उनको एलर्जी हो जाती है उस डस्ट से ना, उनको छींक आने लग जाती है या उनको ब्रीथिंग करने में, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। तो भाई ये निर्जीव कण है और ये जब हमारे शरीर में प्रवेश कर रहे हैं तो ये भी हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित कर रहे हैं। भाई एंटीजन वो बाहरी पदार्थ हैं जो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय कर देते हैं। ठीक है। तो इनको जैसे कि जो कि सजीव या निर्जीव दोनों ही हो सकते हैं। अब इन एंटीजन को पहचान कर इनसे हमारी सुरक्षा करने का काम किसका होगा भाई? इन एंटीजन को पहचान कर इनसे हमारी सुरक्षा करने का काम होता है एंटीबॉडी का, होता है भाई, एंटीबॉडी का होता है। एंटीबॉडी जो है वो किस तरीके से काम करेगी? तो एंटीजन हमारे शरीर में प्रवेश करा है, उसको पहचानेगी और उसके जैसे ही एंटीबॉडी का निर्माण करेगी और उससे हमारे प्रतिरक्षा तंत्र की क्या करेगी? सुरक्षा करेगी। तो एंटीबॉडी क्या होती है? एंटीबॉडी हमारे शरीर में एंटीजन के प्रति सुरक्षा हेतु प्रतिरक्षा तंत्र या इम्यूनिटी सिस्टम के द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण किया जाता है।
एंटीबॉडी का निर्माण कौन कर रहा है भाई? हमारा प्रतिरक्षा तंत्र कर रहा है, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम कर रहा है। चलिए अब बात करते हैं रोग के प्रसार रोग के प्रसार के आधार पर रोग के प्रसार के आधार पर रोगों के प्रकार। रोग के प्रसार के आधार पे अगर हम रोगों के प्रकार देखें, टाइप्स ऑफ डिजीज देखें, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे एंडेमिक रोग। एंडेमिक रोग यानी जिसे हम कहते हैं स्थानीय रोग। इसका मतलब क्या है? किसी एक विशेष क्षेत्र में जब कोई रोग किसी स्पेसिफिक एरिया में ही फैलता है, एक विशेष प्रकार के क्षेत्र में ही फैला है, मतलब हम कह सकते हैं कि उस एरिया के अलावा और कई जगह नहीं फैला है ना। तो किसी स्पेसिफिक एरिया या एक स्थानीय क्षेत्र में जो रोग फैलता है, रोग को कहा जाता है स्थानीय रोग या उसे कहा जाता है एंडेमिक। अब ये एंडेमिक डिजीज जैसे मैं बात करूं, किसी क्षेत्र विशेष में ही पाया जाता है, यानी किसी स्पेसिफिक एरिया में ही पाया जाएगा। जैसे कि लाइक गेंगा रोग जिसे गाइटर रोग भी कहा जाता है। गेंगा रोग जिसे क्या कहते हैं? गाइटर रोग भी कहा जाता है। ये पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में सिर्फ वही होता है, ये गेंगा रोग या गाइटर। इसको क्या कहेंगे भाई? एंडेमिक रोग या स्थानीय रोग। फिर देखिए, फिर आगे बात करें तो नेक्स्ट आता है एपिडेमिक रोग। एपिडेमिक रोग जिसे जानपदिक रोग भी कहते हैं। जो कि क्या होता है कि जानपदिक रोग का मतलब होता है इतनी, मतलब एक महामारी के रूप में जब कोई रोग फैलता है तो वो कहलाता है एपिडेमिक या जानपदिक रोग, है ना। जैसे कुछ देशों या राज्यों में फैला हुआ रोग है, कुछ देशों या राज्यों में, सिर्फ देश या राज्यों में फैलने वाला जो रोग होता है वो होता है एपिडेमिक। जैसे कि प्लेग रोग जो है वो कुछ देशों में ही फैला था, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें जैसे कि पैंडेमिक यानी महामारी, और ये जो है महामारी जो होती है पूरे विश्व में फैलती है। पूरे विश्व में अगर कोई रोग समान रूप से फैल रहा है वो कहलाएगा पैंडेमिक या महामारी। और अभी इसी का हाल ही में एग्जाम्पल सभी को पता है कि कोविड 19 जो है वो महामारी के रूप में पूरे विश्व में फैला था, ठीक है। तो पैंडेमिक जिसे महामारी कहेंगे, लगभग पूरे विश्व में फैला हुआ रोग है। जैसे कि लाइक कोविड 19, जैसे कि लाइक स्वाइन फ्लू। भाई कोविड 19 से पहले जो है स्वाइन फ्लू भी आया था, 2010 या 2011 की बात है, उस समय स्वाइन फ्लू भी काफ़ी जो है फैला था। कोविड 19 स्वाइन फ्लू एक प्रकार की महामारी है। क्या है भाई? महामारी वाले रोग है। तो एपिडेमिक, एंडेमिक और पैंडेमिक। एपिडेमिक या एपिडेमिक जो देश और राज्यों में फैले, एंडेमिक जो किसी एक विशेष छोटे से स्थान में फैले, और पैंडेमिक जो पूरे विश्व में फैले, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब हम जो है सारे सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोगों के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे कि भाई जैसे जीवाणु जनित रोग कौन कौन से हैं, एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैं क्वेश्चंस बताती हूँ आपको कि एग्जाम में कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कि निम्न में से कौन सा रोग निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु जनित रोग नहीं है। अब यहाँ पर देखो, जीवाणु जनित रोग नहीं है, जीवाणु जनित कौन सा रोग जीवाणु जनित रोग नहीं है। जीवाणु जनित रोग नहीं है जब इस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे तो जरूरी नहीं है कि यहाँ जीवाणु जनित पूछे, हो सकता है आपसे विषाणु जनित पूछ सकता है, हो सकता है आपसे कवक जनित पूछ सकता है, हो सकता है आपसे शैवाल जनित रोग। पहले तो आपको ये तैयार करना है रोग वाले चैप्टर में कि कौन सा रोग किससे हो रहा है। जीवाणु जनित रोग कौन कौन से, मतलब कौन कौन सी ऐसी डिजीज है जो बैक्टीरिया जनित है, बैक्टीरिया से होने वाली है, कौन कौन सी ऐसी डिजीज है जो वायरस से होने वाली है। तो पहले तो हम इस तरीके से पढ़ेंगे। के बाद में जैसे दूसरे टाइप का मैं क्वेश्चन आपसे बताऊं तो दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये हो सकता है कि जो रोग जिसके कारण उत्पन्न हो रहा है उसका रोग कारक पूछा जा सकता है। जैसे कि अभी अगर हम बात करें कोविड 19, तो कोविड 19 का रोग कारक कौन सा है, कोविड 19 का रोग कारक कौन सा है, इस टाइप के क्वेश्चन। तो भाई कोविड 19 का रोग कारक सबको ही पता है, कोरोना वायरस। कौन सा है भाई? कोरोना वायरस। यानी कोविड 19 एक तरीके से वायरल डिजीज है, यानी वायरस जनित रोग है। क्या है भाई? वायरस जनित रोग है। तो जो रोग जीवाणु से हो रहे हैं उन जीवाणुओं के नाम याद रखने, जो रोग विषाणु के द्वारा हो रहे हैं, वायरस के द्वारा हो रहे हैं, उनके वायरस के नाम याद रखने। तो दूसरा क्वेश्चन हमें इस तरीके से रेडी करना है, ठीक है। फिर हमें तीसरा क्वेश्चन क्या रेडी करना है, प्रत्येक रोग में उस रोग से रिलेटेड अगर कोई मेडिसिन है, कोई दवाइयाँ है ना, तो रोग से रिलेटेड मेडिसिन, उन मेडिसिन को हमें याद रखना है क्योंकि मेडिसिन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। फिर चौथे टाइप का क्वेश्चन हमें याद रखना है अगर उस रोग से संबंधित किसी प्रकार का कोई टेस्ट है। जैसे मैं बात करूं टीबी के लिए मॉन्टेक टेस्ट होता है ना।
तो विडॉल टेस्ट वगैरह के बारे में बात करें, हम एड्स के लिए टेस्ट के बारे में बात करें, जैसे मलेरिया के लिए सिक टेस्ट के बारे में बात करें, तो किसी भी रोग से रिलेटेड अगर कोई टेस्ट है तो उस टेस्ट के बारे में हमें पढ़ना है कि कौन सा टेस्ट किस के लिए है। और फिर एक क्वेश्चन हमें रेडी करना है टीके। टीके सभी अगर किसी रोग को लेके कोई स्पेशल टीका बना हुआ है तो उस टीके के बारे में हमें याद रखना है। टीका का मतलब टीके के बारे में याद रखेंगे, साथ ही साथ में टीके का समय भी याद रखना है कि किस समय वो टीका लगाया जाता है। तो पूरे रोग वाले चैप्टर में हम जो है प्रत्येक रोग को पढ़ेंगे, पूरा अच्छे से उसको डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे और उस डिस्क्रिप्शन में जो भी होगा वो ये पांचों क्वेश्चन आपके कवर होंगे। प्रत्येक रोग का नाम और वो रोग किससे हो रहा है, रोग का रोगाणु कौन है, उसका रोग कारक का नाम क्या है उसको पढ़ेंगे। उसके बाद में उस रोग के मेडिसिन अगर कुछ है तो वो पढ़ेंगे। उसका संक्रमण किसके कारण हो रहा है, अगर वो संक्रमण मतलब अगर वो संक्रमण रोग है तो संक्रमण किसके द्वारा हो रहा है वो पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, और साथ ही साथ में टीके और दवाइयों के बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हम हमारा ये चैप्टर जो है क्लियर करेंगे। ठीक, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जीवाणु जनित रोग, यानी जीवाणु या बैक्टीरिया से होने वाले रोग। तो पहले जीवाणु जनित रोग जब हम पढ़ रहे हैं, जीवाणु के लिए पहले थोड़ी सी 2-3 लाइनें इसकी चर्चा हो जाए, भाई जीवाणु है क्या, बैक्टीरिया है क्या। जीवाणु या बैक्टीरिया की मैं बात करूं तो जीवाणु या बैक्टीरिया एक प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। जीवाणु या बैक्टीरिया जो है, अगर हम बात करें कि जीवाणु की संरचना कैसी होती है, तो जीवाणु की संरचना होती है कुछ इस प्रकार की। जीवाणु कोशिका जो होती है ये एक प्रकार की एक कोशिकीय है, ये एक कोशिकीय जीव है। अब ये एक कोशिकीय जीव है, इसके अंदर अगर मैं बात करूं कि जीवाणु की खोज किसने की, जीवाणु की खोज की थी सबसे पहले ल्यूवेन होक ने। ल्यूवेन होक ने सर्वप्रथम जीवित कोशिका के रूप में जीवाणु या बैक्टीरिया की खोज की। ठीक है, तो जीवित कोशिका के रूप में सबसे पहले जीवाणु की खोज है। ठीक है, और ये जो जीवाणु कोशिका होती है, इस जीवाणु कोशिका के अंदर श्वसन तंत्र नहीं होता है। अब श्वसन तंत्र नहीं होता है तो ये कोशिका श्वसन किसके द्वारा करती है, ये जो है कोशिका ये श्वसन करती है इस जीवाणु के शरीर पे जो ये झिल्ली लगी होती है, बाहरी झिल्ली जो है, कि बाहरी झिल्ली पर कुछ कण पाए जाते हैं जिन्हें कहते हैं मीजोसोम। क्या कहते हैं भाई, मीजोसोम कहते हैं। इन मीजोसोम के कारण ये जीवाणु कोशिका श्वसन कर पाती है। जैसे अगर हमारे शरीर की मैं बात करूं तो हमारे शरीर की कोशिकाओं में श्वसन के लिए एक सेल ऑर्गन होता है जिसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। हमारा शरीर का श्वसन तंत्र के लिए जो क्रेब्स चक्र चलता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही चलता है। वैसे ही जीवाणु के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया तो है नहीं, फिर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो जीवाणु कोशिका कैसे श्वसन कर पा रही है। तो जीवाणु कोशिका के लिए श्वसन के लिए कुछ कण पाए जाते हैं जिनको कहते हैं मीजो। तो ये लाइन भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि जीवाणु किसके द्वारा शोषण करते हैं, मीजो कारण। जीवाणु क्या है, एक प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म है, की खोज जीवित कोशिका के रूप में सर्वप्रथम ल्यूवेन होक के द्वारा की गई। ठीक है, चलिए अब जीवाणु जनित रोगों की अगर हम बात करें तो जीवाणु जनित रोगों में सबसे पहले हम जो रोग पढ़ेंगे टीबी। टीबी रोग, जिसे टीबी की अगर फुल फॉर्म की बात की जाए तो टीबी की फुल फॉर्म होती है ट्यूबरक्लोसिस, यानी ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, इसे कोच डिजीज कहते हैं, कोच डिजीज कहते हैं, इसे तपेदिक रोग भी कहा जाता है। कोच या तपेदिक रोग क्यों कहते हैं उसका सबका कारण अभी अपन देखेंगे। क्योंकि सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ये जो टीबी रोग है इसका रोग कारक जो होता है ट्यूबरकुलोसिस रोग कारक होता है इसका। ठीक है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का रोग कारक है। और इस माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु की खोज जिसने की थी, वैज्ञानिक का नाम है रॉबर्ट कोच। क्या नाम है भाई, रॉबर्ट कोच। तो रॉबर्ट कोच ने सबसे पहले टीबी के जीवाणु की खोज की, इसी कारण से इस टीबी रोग को कोच डिजीज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, कोच डिजीज भी कहा जाता है, और इसे तपेदिक रोग भी कहते हैं। चलिए, तो सबसे पहले तो टीबी, टीबी की फुल फॉर्म ट्यूबरक्लोसिस। अब देख लेते हैं कि भाई पहली चीज मैंने कहा था कि आपको 5 क्वेश्चंस हमेशा माइंड में याद रखना है और उसी तरीके से प्रत्येक रोग को आपको पढ़ना है। तो आपका पहला क्वेश्चन रेडी हो गया कि टीबी या टीबी रोग जो है वो किसके द्वारा होता है। टीबी रोग जीवाणु के द्वारा होता है, यानी टी एक बैक्टीरियल रोग है, बैक्टीरियल डिजीज है। टीबी एक जीवाणु जनित रोग है। ठीक है, चलिए बाद में लास्ट में मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी इनकी बताऊंगी कि कैसे आप याद रख सकते हैं जीवाणु जनित रोगों को, कैसे आप याद रखते हैं वायरस जनित रोगों को। पूरा ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद में मैं इनकी शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताऊंगी।
टीबी एक जीवाणु जनित रोग है, तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये तैयार हो गया। दूसरा कि इसके अन्य नाम क्या है, तो इसके अन्य नाम है कोच डिजीज या तपेदिक रोग। चलिए, अब तीसरा क्वेश्चन कि ये टीबी रोग जो है इसका रोग कारक कौन सा है, यानी कि इसका रोग कारक या फैदोंग, रोग कारक या फैदोंग इसका कौन सा है, तो इसका फैदोंग है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु के द्वारा टीबी रोग होता है। फिर बात करें तो ये एक प्रकार का संक्रमण रोग है भाई, जो भी जितने भी सूक्ष्म जीव है के द्वारा जो रोग उत्पन्न होते हैं वो रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में पहुंच जाते हैं ना, तो ये एक प्रकार का संक्रमण रोग है। ठीक है, कॉन्टेजियस डिजीज है ये। संक्रमण रोग रोगी के संपर्क में आने से, ये जो टीबी रोग है ये किस तरीके से एक स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचता है, जो रोगी व्यक्ति होता है उस रोगी व्यक्ति के पास में जाके आप बैठ के बातचीत करते हैं, तो उसके संपर्क में आने से, बातचीत करने का मतलब अगर वो रोगी व्यक्ति उसको छींक आ रही है, उसको खांसी हो रही है, तो उसके पास बैठे स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में उसके रोगाणु प्रवेश कर सकते हैं। जैसे वो व्यक्ति छींकेगा या खांसेगा या वो थूकेगा, उसके बलगम में उसके रोगाणु हो सकते हैं, और वो रोगाणु हवा के माध्यम से आपके श्वसन तंत्र के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, यानी आपके शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। वही टीबी रोग का संक्रमण एक तो रोगी व्यक्ति के संपर्क में आने से, दूसरा दूषित जल एवं भोजन से, दूषित जल एवं भोजन से भी इसका संक्रमण होता है, मतलब दूषित जल में अगर इसके रोगाणु हो और वही जल अगर किसी स्वस्थ व्यक्ति ने पी लिया है तो इसके रोगाणु उस स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसा भोजन जिसमें इसके रोगाणु हो और वही भोजन अगर किसी स्वस्थ व्यक्ति ने कर लिया है तो उसके शरीर में पहुंच जाएंगे। चलिए, अब लक्षण क्या दिखते हैं, टीबी के लक्षण क्या होते हैं। देखो, मुख्य रूप से श्वसन तंत्र एवं फेफड़ों में संक्रमण होता है। भाई जो टीबी है इसका रोग कारक हमारे शरीर के फेफड़ों को और श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। टीबी वाले रोगी के व्यक्ति को आपने देखा होगा कि उसको सांस लेने में दिक्कत होती है और लगातार उसको खांसी चलती रहती है। खांसी चलने के कारण उसके फेफड़ों के अंदर जो है बलगम की मात्रा बढ़ जाती है। बलगम की मात्रा कभी कभी इतनी ज़्यादा सक्रिय हो जाती है, इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, फेफड़े जो है वो श्वसन काम मतलब श्वसन वाली क्रिया करने में दिक्कत उत्पन्न करते हैं ना। तो यहाँ पर एक तो फेफड़े संक्रमित होते हैं और एक श्वसन तंत्र संक्रमित होता है। अब देखिए टीका, इसका उपचार क्या है, अगर हम बात करें तो देखो टीबी रोग के लिए एक टीका है, इसका नाम है बीसीजी का टीका। इसकी फुल फॉर्म काफी एग्जाम में पूछी गई है। बीसीजी की फुल फॉर्म होती है बैसिलस क्लूमेटिक ग्यूरेनिन। ये थोड़ा सा यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक हो गया है, इसको आप सही कर लीजिए। बैसिलस पेट बैसिलस क्लूमेट ग्यूरेनिन। ठीक है, बैसिलस क्लूमेट ग्यूरिन। तो यहाँ पर बीसीजी का ये टीका, बीसीजी का टीका किस रोग के लिए भाई, टीबी रोग के लिए। बीसीजी का टीका किस रोग के लिए बनाया गया है भाई, टीबी रोग के लिए बनाया गया है। फिर देखो उपचार में एंटीबायोटिक मेडिसिन भी यूज की जा सकती है और एमडीआर थेरेपी भी यूज की जाती है। अब ये एमडीआर थेरेपी क्या है, यहाँ पर एक छोटा सा मैं आपको ब्लैंक स्लाइड लेके इसके उपचार के बारे में बताती हूँ, क्योंकि अभी अगर हम बात करें पिछले जितने भी एग्जाम है ना, जैसे सीईटी के अंदर तो टीबी रोग को, सीईटी के जितने भी पेपर हुए उन सब में टीबी रोग से रिलेटेड क्वेश्चन था। टीबी रोग से रिलेटेड क्वेश्चन था कि जैसे टीबी रोग से रिलेटेड करंट के क्वेश्चन थे कि भाई जो है सरकार ने इस रोग को कब तक पूरे देश को उन्मुक्त करने का वो बनाया है ना, कितने वर्ष तक के लिए। टीबी से रिलेटेड मतलब सब आपको सीईटी के पेपर उठा के देख लेना आप, पुराने पेपर, उसमें सब में आपको टीबी रोग से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन मिलेगा। तो भाई ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जीवाणु जनित रोगों में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब देखो टीबी के उपचार के लिए, टीबी के उपचार में देखो सबसे पहले तो आपको याद रखना है इसका टीका। इसका टीका कौन सा है भाई, इसका टीका होता है बीसीजी का टीका। बीसीजी का टीका लगाया जाता है और ये बीसीजी का टीका बच्चे के जन्म के 12 घंटे के भीतर भीतर जो है ये बीसीजी का टीका लगा दिया जाता है। ये आपको याद रखना है, और इसकी फुल फॉर्म बैसिलस क्लूमेटी ग्यूरिन, बैसिलस क्लूमेटी। ठीक है, चलिए दूसरी अगर हम बात करें, इसकी उपचार की एक पद्धति होती है, एक उपचार की एक थेरेपी होती है जिसे कहते हैं डोट्स पद्धति। क्या कहते हैं भाई, डोट्स पद्धति। इसको लेके भी काफी क्वेश्चन आते हैं। डोट्स को लेके अगर हम बात करें, सबसे पहले तो इस डोट्स पद्धति की जो है आपसे क्या पूछ सकता है, इसकी फुल फॉर्म पूछ सकता है कि डोट्स की फुल फॉर्म क्या होती है। तो देखो डोट्स की फुल फॉर्म होती है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट शॉर्ट कोर्स, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ठीक है, तो सबसे पहले डोट्स की फुल फॉर्म हम यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखिए ऑब्जर्वेशन डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स।
अब इसका भी एक चीज़ ध्यान रखना कि भाई डायरेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष निरीक्षण है ना, प्रत्यक्ष निरीक्षण से उपचार। डॉक्टर की देख-रेख में भाई जो टीबी का मरीज़ जैसे पता चल जाता है कि भाई इसको वाक़ई में टीबी हो रखा है। टीबी की भी मैं आपको एक बात बताऊँगी, टीबी भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है लैटेंट टीबी और एक होता है एक्टिव टीबी, ठीक है? तो बाद में चर्चा करेंगे कि लैटेंट टीबी क्या है और एक्टिव टीबी क्या है ना? जैसे ही डॉक्टर को मालूम होता है कि ये टीबी का पेशेंट है, सबसे पहले उसको डोट्स पद्धति के द्वारा उपचार दिया जाता है। डोट्स की फुल फॉर्म है भाई डायरेक्ट डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, यानी डॉक्टर की देख-रेख में ही लगभग 1 से 2 महीने तक, है ना? डॉक्टर की देख-रेख में ही 1 से 2 महीने तक उस रोगी का ट्रीटमेंट किया जाता है। उसको कुछ दवाइयाँ यहाँ पे दी जाती हैं, उन दवाइयों को देने का टाइम क्या है, कौन-सी दवाइयाँ पहले चरण में दी जाएगी, कौन-सी दवाइयाँ दूसरे चरण में दी जाएगी, कौन-सी दवाइयाँ तीसरे चरण में दी जाएगी। इस डोट पद्धति में लगभग 3 स्टेप के अंदर, कितने स्टेप के अंदर? 3 स्टेप के अंदर कुछ मेडिसिन का शेड्यूल फिक्स किया जाता है। वो शेड्यूल जो है डॉक्टर की देख-रेख में ही होता है, इसलिए इसको कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, यानी प्रत्यक्ष रूप रोगी के समक्ष डॉक्टर प्रत्यक्ष निरीक्षण में उसका ट्रीटमेंट होता है, इसलिए इसको कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन शॉर्ट। अब डोट्स पद्धति के लिए आपको देखो कि भाई डोट्स पद्धति किस रोग से संबंधित है, तो डोट्स पद्धति टीबी रोग से संबंधित है। और फिर इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, बस यही तक आपको याद रखना है। बाकी ये इतनी ज़्यादा जानकारी कहीं नहीं पूछी जाती है एग्जाम में कि भाई कितने स्टेप में होता है, बट मैं आपको बता देती हूँ 3 स्टेप में होता है। इसमें जैसे कुछ औषधियाँ काम में ली जाती है, जैसे लाइक रिम्पाम्फिन औषधि काम में ली जाती है, पैरासिटामोल भी इसके अंदर काम में ली जाती है। डाइट में बात करूँ और बहुत सारी ऐसी जो है मेडिकल औषधियाँ, उनका एक ग्रुप होता है और उनको जो है एक स्टेप में कि भई पहले स्टेप के अंदर ये 5 मेडिसिन देनी, दूसरे स्टेप के अंदर ये 4 मेडिसिन देनी और तीसरे स्टेप के अंदर ये 2 मेडिसिन देनी। इनका एक शेड्यूल फिक्स करके ये डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है? चलिए, अब आगे बात करें, देखो पद्धति यानी उपचार की पद्धति, डोट्स पद्धति टीबी रोग के लिए है और टीका अगर पूछ लिया जाए तो बीसीजी का टीका है। अब यहाँ पर एक उपचार और किया जाता है और वो एक उपचार है मल्टी ड्रग थेरेपी। क्या है भई? मल्टी ड्रग थेरेपी। मल्टी ड्रग्स थेरेपी है, ये भी लाइक डोट्स पद्धति जैसी है, लेकिन इसके लिए रोगी व्यक्ति को डॉक्टर के प्रत्यक्ष रूप से संपर्क में रहना, यानी डॉक्टर रोगी को हॉस्पिटल में रहना ज़रूरी नहीं है और रोगी व्यक्ति घर पे रह सकता है। और मतलब विभिन्न प्रकार की, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टी ड्रग, यानी विभिन्न प्रकार की औषधियों का शेड्यूल यहाँ पर रोगी व्यक्ति को दिया जाता है। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो यहाँ पे उपचार समझ में आ गया होगा आपको। आपको याद रखना है मल्टी ड्रग थेरेपी किस रोग से संबंधित है? टीबी रोग से संबंधित है। डोट्स पद्धति किस रोग से संबंधित है? टीबी रोग से संबंधित है। ठीक है? चलिए, अब आगे बात करें तो आगे इसके उपचार तो बाद में होता है। पहले कैसे पता किया जाए कि भई ये जो मरीज़ है वो टीबी का मरीज़ है या टीबी का रोगी है? के लिए एक टेस्ट किया जाता है, एक परीक्षण किया जाता है। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपको जो जितने भी आप रोग पढ़ोगे उस सब में आपको टीके का नाम याद रखना है। साथ ही साथ में आपको इनके कोई मेडिसिन है तो उस मेडिसिन का नाम याद रखना है और फिर अगर कोई टेस्ट इसके लिए बना है स्पेशल तो उस टेस्ट के बारे में याद रखना है। तो टेस्ट के लिए देखो कि मॉन्टेक टेस्ट, कौन-सा टेस्ट भई? मॉन्टेक्स टेस्ट जो है वो टीबी रोग के लिए होता है। मॉन्टेक्स टेस्ट में क्या किया जाता है? ध्यान से समझ, इसमें इंजेक्शन के थ्रू एक द्रव हमारे शरीर के अंदर प्रवेश, जो रोगी व्यक्ति है उसकी पहचान करने के लिए कि वास्तव में इसको टीबी है या नहीं है। पहले मैं आपको बता देती हूँ टीबी भी 2 प्रकार की होती है। अब टीबी 2 प्रकार की, एक तो होती है लैटेंट टीबी जिसको हम कह सकते हैं निष्क्रिय टीबी। लैटेंट टीबी जिसे हम कहते हैं निष्क्रिय टीबी। इसका मतलब है कि रोगी व्यक्ति के शरीर में किसी भी प्रकार के टीबी के सिम्पटम्स नहीं दिखते हैं, लेकिन व्यक्ति को अंदर टीबी है ना? तो वो टीबी तो कहलाती है लेटेंट टीबी, यानी कि इसको हम कह सकते हैं जिसमें सिम्पटम्स नहीं दिखाई देते हैं। ऐसी टीबी जिसके सिम्पटम्स बाहरी रूप से नहीं दिखाई देते, सिम्पटम्स की दिखाई देना, ठीक है? वो तो कहलाती है लेटेंट टीबी, ठीक है? और एक होती है एक्टिव टीबी यानी सक्रिय टीबी। सक्रिय टीबी में तो हम रोगी व्यक्ति को उसके बाहरी लक्षणों से पहचान करके ही बता देते हैं कि ये टीबी का मरीज़ है, ठीक है ना? सक्रिय टीबी जिसमें सिम्पटम्स दिखाई देंगे, सिम्पटम्स का मतलब लाइक व्यक्ति को लगातार खाँसी होते रहना, रात भर तक खाँसी होते रहना, कफ या बलगम की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाना उसके शरीर में, तो उसको देख के हम पता कर लेते हैं कि भई ये तो जो है टीबी का मरीज़ है, ठीक है? जिसमें सिम्पटम्स नहीं दिखाई दे वो होती है लैटेंट टीबी और जिसमें सिम्पटम्स दिखाई दे वो होती है एक्टिव टीबी। तो ये मॉन्टेक्स परीक्षण होता है, ये जो मॉन्टेक्स टेस्ट होता है, ठीक है? ये मॉन्टेक्स टेस्ट की अगर मैं बात करूँ, मॉन्टेक्स टेस्ट ये होता किसके लिए है? ये होता है लैटेंट टीबी, है ना? क्योंकि भई इसी के लक्षण तो दिखाई नहीं देते,
सिम्टम्स तो दिखाई नहीं देते, कैसे पहचान करेगी ये रोगी? ये मॉन्टेक टेस्ट इसी के लिए होता है। एक्टिव टीबी के लिए कोई टेस्ट नहीं होता है, क्योंकि एक्टिव टीबी के सिम्टम्स से ही पता चल जाता है कि इसको चलिए, अब ये मॉन्टेक टेस्ट में किया क्या जाता है? एक सिरिंज के थ्रू, एक इंजेक्शन के थ्रू एक फ्लूइड हमारे शरीर में कहीं पे प्रवेश करवाया जाता है, और जहां पर वो सिरिंज लगाई जाती है, जहां पर वो इंजेक्शन लगाया जाता है, तो मैं कोशिश करूंगी कि कल की जो क्लास होगी तो उसमें मैं इस टेस्ट के परीक्षण की एक पिक आपके सामने लेके आऊं, जिससे आपको पता चले कि ये टेस्ट कैसे है ना। आज तो समय की जल्दबाजी के चक्कर में मैंने यहाँ पर वो स्लाइड यहाँ अरेंज नहीं करवाई है, लेकिन कल के सेशन में हम जो है उसकी स्लाइड आपको आपको दिखाऊंगी एक, ठीक है। चलिए, अब देखो ये जो मॉन्टेक टेस्ट होता है, रोगी व्यक्ति के शरीर पर कहीं पे भी, जैसे मान लो कि हम ले लेते हैं कि हाथ पे कहीं पे इंजेक्शन लगा दिया है, इंजेक्शन के थ्रू एक ऐसा फ्लूइड उसके शरीर के अंदर प्रवेश करवाया जाता है जिसमें के रोगाणु होते हैं। क्या होते हैं भाई? टीबी के रोगाणु होते हैं। जैसे ही वो शरीर के अंदर प्रवेश करवाया, वो द्रव शरीर के अंदर प्रवेश करवाया, फिर रोगी व्यक्ति को 72 घंटे तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। अगर 72 घंटे के अंदर अंदर जहां पर वो इंजेक्शन लगाया, अगर उस जगह की स्किन पर किसी भी प्रकार का कोई दाद बन जाता है, या किसी भी प्रकार की अगर हम बात करें कि छाले टाइप हो जाते हैं, या स्किन रेड हो जाती है, या वहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है, अगर ऐसा कोई भी सिम्टम्स दिखाई देता है, तो इसका मतलब रोगी व्यक्ति को, और जहां पर वो सिरिंज लगाई, अगर वहां की स्किन 72 घंटे के अंदर अंदर बिल्कुल नॉर्मल है, किसी भी प्रकार का स्किन ने रिएक्शन नहीं किया, ना स्वेलिंग आई, ना लाल चकत्ते बने, ना दाने हुए, ना कोई दाद बना, अगर इस तरीके का कोई भी सिम्टम्स नहीं दिखता है, तो इसका मतलब रोग मतलब व्यक्ति को टीबी है ही नहीं। तो मॉर्टेक टेस्ट में यही टेस्ट किया जाता है, इंजेक्शन के थ्रू एक फ्लूइड हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करवाया जाता है, और फिर स्किन को चेक किया जाता है कि स्किन पे इसका रिएक्शन क्या हो रहा है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, मॉन्टेक टेस्ट किससे संबंधित है? मॉन्टेक टेस्ट टीबी से संबंधित है। और डॉट्स पद्धति और मल्टी थेरेपी, मल्टी ड्रग थेरेपी, ये किसका उपचार है? ये भी टीबी का उपचार है। और बीसीजी का टीका किसके लिए है? बीसीजी का टीका भी जो है वो टीबी रोग के लिए। तो चलिए, यहाँ पर हम लोगों ने एक जीवाणु जनित रोग कंप्लीट कर लिया है, और इस जीवाणु जनित रोग में हमें क्या क्या पढ़ना है वो हम सब कुछ यहाँ पे पढ़ चुके हैं, और अच्छे से आपको याद रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं नेक्स्ट जीवाणु जनित रोग। देखो यहाँ पे डोट्स की यहाँ पे फुल फॉर्म डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, और एमडीआर का मतलब होता है मल्टीपल ड्रग रेसिडेंट थेरेपी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जीवाणु जनित रोग आता है टाइफाइड। टाइफाइड जिसे कहते हैं एंटी हेमरेज, इसको यहाँ पे एंटी हेमरेज, हेमरेज एंटी हेमरेजिक फीवर बोलते हैं इसको, को मोती जरा बोलते हैं, को फीवर बोलते हैं, इसी को मियादी बुखार बोलते हैं, ठीक है। मतलब इसकी एक मियाद होती है, इतने समय तक तो ये रोग रहना ही रहेगा, ठीक है। हम कहते हैं ना किसी चीज़ की मियाद होती है, एक लास्ट डेट होती है, उसका एक लास्ट टाइम होता है कि इतने टाइम तक तो ये रहनी है। तो टाइफाइड जिसे मोती जरा, जिसे मियादी बुखार, जिसे एंटी हेमरेजिक फीवर कहा जाता है। टाइफाइड एक प्रकार का क्या है भाई? जीवाणु जनित रोग है। इसका रोग कारक क्या है? इसका रोग कारक है साल्मोनेला टाइफी। रोग कारक क्या है भाई इसका? साल्मोनेला टाइफी। इसका संक्रमण भी कैसे फैलता है? इसके जो ये साल्मोनेला टाइफी होता है, ये दूषित जल के अंदर हो सकता है, या किसी भोजन पे हो सकता है, और अगर उसी जल उसी भोजन को हम लोग ग्रहण कर लेते हैं, तो ये साल्मोनेला टाइफी रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। और हमारे शरीर में प्रवेश करने के पश्चात ये हमारे किस तंत्र को प्रभावित करता है? ये हमारे प्रभावित करता है पाचन तंत्र को, प्रभावित करेगा पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में भी मैं बात करूं तो पाचन तंत्र में ये हमारी आंतों को प्रभावित करता है, इंटेस्टाइन को प्रभावित करता है। हमारे पाचन तंत्र के अंदर दो आंत होती है, एक बड़ी आंत, एक छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन और एक लार्ज इंटेस्टाइन। तो हमारी इंटेस्टाइन यानी हमारी आंतों को प्रभावित करता है। और आंतों को किस प्रकार से प्रभावित करता है? हमारी जो छोटी आंत होती है, पूर्ण रूप से भोजन का पाचन हमारे छोटी आंत में ही होता है। पूर्ण रूप से हमारे शरीर में जल का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। तो जब ये दोनों ही संक्रमित हो जाती है, तो हमारे भोजन का पाचन पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है, ना जल का अवशोषण पूर्ण रूप से हो पाता है। तो उस समय जो हमारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं हमारे शरीर में, वो होते हैं उल्टी दस्त का होना, ठीक है। तो आंतों में संक्रमण के कारण उल्टी दस्त होती है, रोगी को तेज बुखार आती है, और रात्रि में और भी ज्यादा ये बुखार जो है तेज हो जाता है ना। तो ये जो लक्षण दिखाई देते हैं, दस्त, तेज बुखार, रात्रि में बहुत तेज बुखार होना, ये है टाइफाइड या मोती। इसमें व्यक्ति को खाना भी अच्छा नहीं लगता है, उसको खाद्य पदार्थ जो भी होते हैं, खाने की वस्तु है, उसको बदबू आती है, स्मेल आती है, ठीक है, और कई समय तक वो खाना नहीं खा पाता है, ठीक है। चलिए,
अब देखो कि इसका जो परीक्षण होता है, इसका टेस्ट होता है, इसका टेस्ट होता है विडोल टेस्ट। क्या होता है भाई? विडोल टेस्ट होता है। तो विडोल टेस्ट किस रोग के लिए? विडोल टेस्ट होता है टाइफाइड रोग। टीके की बात करें तो टीके का यहाँ पर टीका यूज किया जाता है टेब वैक्सीन। टेब का मतलब ही है टाइफाइड, है ना, टाइफाइड पैराहाइड्रेट वैक्सीन होती है। इनका यूज किया जाता है किसके लिए भाई? टाइफाइड रोग के लिए। और उपचार में अगर हम बात करें तो, और उपचार की अगर बात करें तो एंटीबायोटिक दवाएं, एंटीबायोटिक दवाएं जो है वो इसके लिए आती है। एंटीबायोटिक दवाइयों में मैं अगर बात करूँ, जैसे रिम्पाविन होती है दवाई, वो एंटीबायोटिक है। पैरासीटामोल भी एंटीबायोटिक है ना। तो एंटीबायोटिक दवाइयों का भी यूज किया जाता है टाइफाइड की। अब यहाँ पर एक चीज आपको समझ, मोती जरा क्यों कहते हैं, स्नो फीवर क्यों कहते हैं? स्नो फीवर का मतलब है कि पहले दिन जब टाइफाइड होता है तो रोगी व्यक्ति को बहुत ही धीरे, मतलब हल्का फीवर होता है। फिर धीरे धीरे जैसे ये टाइफाइड का समय निकलता जाता है और व्यक्ति को तेज बुखार चढ़ने लगता है। पहली चीज की बात हुई थी तो बिल्कुल हल्का फीवर था, इसलिए इसको कहते हैं स्लो। और स्पेशली सुबह के समय तो रोगी व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई फीवर नहीं होता है, लेकिन रात्रि जैसे ही आती है, शाम जैसे ही आती है, फीवर तेज होने लगता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं स्लो फीवर। अब दूसरी बात, इसको मोती जरा इसलिए कहते हैं, ऐसा कहा जाता है कि भाई ये पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। पाचन तंत्र को जो प्रभावित करता है तो हमारी जो ग्रास नली हल्की सी स्वेलिंग आ जाती है ना। अब वो जब स्वेलिंग आती है तो या हमारी ये जो गले वाली स्किन है, इससे बाहर भी वो स्वेलिंग हमें दिखती है ना। तो जैसे जैसे ये टाइफाइड कम होता जाता है, वो स्वेलिंग धीरे धीरे कम होती जाती है। तो मतलब ऐसा कहा जाता है कि वो जो स्वेलिंग है उसको एज लाइक एक मोती के रूप में समझते हैं। और जैसे जैसे स्वेलिंग कम होती है तो वो मतलब ग्रास नली नॉर्मल हो जाती है, और ऐसा कहा जाता है कि वो के नीचे आ जाता है। तो ये कहा जाता है कि भाई मोती झरा, यानी कि मोती पहले ऊपर था और फिर धीरे-धीरे नीचे आ गया, इसलिए इसका नाम रखा गया है मोती झरा। जबकि इसका एक्चुअल में ये नाम होता ही झरा, इसको नॉर्मली कहा जाता है मियादी बुखार या टाइफाइड। ठीक है? और कई मान्यता ऐसी भी है, जैसे छोटे-छोटे गाँवों में आजकल ऐसी मान्यता भी है, गले के अंदर जो है 7 गाँठें लगा के मौली पहना दी जाती है। और जैसे-जैसे मौली लंबी होती है तो वैसे-वैसे कहते हैं कि टाइफाइड का समय निकल रहा है ना। तो ये सिर्फ़ एक भ्रम होता है, इसका कुछ नहीं है, ये बैक्टीरियल जनित रोग है, बैक्टीरियल डिज़ीज़ है, तो ऑब्वियसली ट्रीटमेंट से ही ठीक हो। पर गाँव में ऐसी मान्यता है तो वो लोग मानते भी हैं। चलिए, तो आज हम लोगों ने जो है जीवाणु जनित रोगों को स्टार्ट कर लिया है। और जीवाणु जनित रोगों में आज हमने 2 रोग पढ़ लिए हैं, टीबी और टाइफाइड के बारे में। बाकी के जीवाणु जनित रोगों के बारे में पढ़ेंगे हम हमारे नेक्स्ट सेशन में, और वहाँ पर हम जो है चर्चा करेंगे कि जो बाकी जीवाणु जनित रोग है वो किस तरीके से हो रहे हैं, उसके लिए क्या टेस्ट बने हुए हैं। ठीक है, तो आप ये 2 रोग जो आपने पढ़े हैं इनको अच्छे से याद करके आइएगा, क्योंकि कल के सेशन में 2 मिनट में पहले आपका रिवीजन ही करवाऊँगी और उसके बाद हम बाकी के बैक्टीरिया पढ़ेंगे। पढ़ते रहिए इसी तरीके से, अपने तैयारी को मजबूत करते रहिए और बने रहिए वेदांत क्लासेस के साथ में। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।